आज की हमारी बातचीत की शुरुआत दो बड़े ही कह सकते हैं दिलचस्प शब्दों से होती है, एयरपोकलिप्स और ओलंपिक ब्लू। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में बीजिंग शहर की एक पूरी कहानी सुनाते हैं। हाँ, कैसे वो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बना और फिर कैसे उसने अपनी हवा को इतनी तेजी से साफ किया कि दुनिया सच में देखती रह गई। बिल्कुल। और आज हम बीजिंग के इसी सफ़र की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, एक बहुत डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन और कुछ भारत चीन की प्रदूषण रणनीतियों पर तुलनात्मक स्टडीज़, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2013 में आखिर हुआ क्या था, जब बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 800 के पार चला गया था। जी। और फिर चीन ने ऐसा क्या किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली जैसे शहर इस बीजिंग मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले उस भयानक मंजर में चलते हैं जिसे एयरपोकलिप्स कहा गया। साल 2013 और बीजिंग का AQI 800 से ऊपर थी अजीब और सच कहूं तो डरावने रिकॉर्ड बने। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये दुनिया का पहला शहर था जहां लोगों को बिना किसी बीमारी के सिर्फ प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनना पड़ा। ये वो समय था जब दुनिया में बाकी जगह मास्क सिर्फ डॉक्टर या मरीज पहनते थे। एकदम। इसके अलावा ये पहला शहर बना जहां प्रदूषण की वजह से स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी। इतना ही नहीं, ये वो पहला शहर था जहां घरों में एयर प्यूरिफायर रखना, मतलब जैसे फ्रिज या टीवी रखते हैं, उतना आम हो गया था। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भेजने लगे थे। एक मिनट, सच में बच्चे स्कूल बैग के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे थे? जी, ये कोई विज्ञान कथा की फिल्म का सीन नहीं है। ये 2013 के बीजिंग की हकीकत थी। जब आप अपनी बच्चे को स्कूल बैग के साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी देने लगे, तो आप समझ जाते हैं कि ये सिर्फ धुंध नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपातकाल है। और यहीं से लोगों का सब्र शायद टूटने लगा था। बिल्कुल। अच्छा, इस स्थिति को ठीक से समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विज्ञान समझना होगा। ये AQI और PM 2.5 क्या बला है? देखिए, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की सेहत का एक तरह से थर्मामीटर है। ठीक है। ये हवा में 8 मुख्य प्रदूषकों को मापता है। PM10, PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। हर प्रदूषक का लेवल देखकर ये एक सिंगल नंबर देता है, जिससे पता चलता है कि हवा कितनी जहरीली है। और इन सब में सबसे बड़ा विलेन है PM 2.5, जिसके बारे में हम दिल्ली में सर्दियों में बहुत सुनते हैं। हाँ। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, यानी हवा में तैरते हुए ठोस कण। इसे ऐसे समझिए जैसे गांव में जब चूल्हे में लकड़ी जलती है तो धुएं के साथ राख के बहुत छोटे छोटे कण भी हवा में उड़ते हैं। ये वही हैं। एकदम सही एनालॉजी है। अब इसमें भी 2 साइज होते हैं, PM10 और PM 2.5। अच्छा। PM10 यानी 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण। ये कण हमारे नाक के बाल और अंदर मौजूद श्लेष्मा यानी म्यूकस में फंस जाते हैं। हमारा शरीर इन्हें एक हद तक रोक लेता है, एक नेचुरल फिल्टर की तरह। लेकिन असली कलर तो PM 2.5 है। बिल्कुल। यानी 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे कण। ये इतने बारीक होते हैं कि हमारे शरीर का कोई भी नेचुरल फिल्टर इन्हें रोक नहीं पाता। ये सीधे हमारे फेफड़ों की सबसे पतली झिल्ली को भी पार कर जाते हैं और सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। और एक बार जब कोई जहरीला कण आपके खून में पहुंच गया तो वो आपके दिमाग, दिल, किडनी, शरीर के हर अंग तक पहुंच सकता है। और कैंसर से लेकर हार्ट अटैक तक कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। जी। 2013 में बीजिंग की हवा इन्हीं जानलेवा PM 2.5 कणों से भरी हुई थी। तो यहां से बदलाव की कहानी शुरू होती है। पर दिलचस्प बात तो यह है कि शुरू में चीनी सरकार इसे मान ही नहीं रही थी। बिल्कुल। उनकी ऑफिशियल लाइन ये थी कि ये प्रदूषण नहीं है, ये तो सिर्फ धुंध है। वो इसे एक प्राकृतिक मौसमी घटना बताकर टाल रहे थे। सीरियसली? 800 AQI को वो धुंध बता रहे थे? ये तो ऐसा है कि किसी के घर में आग लगी हो और वो कहेगा नहीं नहीं, ये तो बस अगरबत्ती का धुआं है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन दुनिया देख रही थी। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और पश्चिमी मीडिया ने सैटेलाइट की मदद से बीजिंग का लाइव AQI डेटा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। और जब चीन की अपनी जनता ने ये आंकड़े देखे, हाँ, जब उन्होंने देखा कि अमेरिकी दूतावास अपनी छत पर लगे सेंसर से जो AQI 800 प्लस बता रहा है और उनकी सरकार उसे मामूली धुंध कह रही है, तो सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा।
लोगों को समझ आ गया कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसी जनता के दबाव ने सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर किया। जबरदस्त मजबूर किया। 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ली कियांग ने एक ऐतिहासिक पब्लिक मीटिंग की, जिसे पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट किया गया। ये चीन के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उस मीटिंग में उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली, उन्होंने जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर पाई। एक कम्युनिस्ट देश में टॉप लीडर का पब्लिक में माफी मांगना, ये तो लगभग अनसुनी बात है। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ एक युद्ध, वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन की घोषणा की। और तीसरा, उन्होंने इस युद्ध में जनता से सहयोग और मदद की अपील की। इसने पूरे देश का मूड बदल दिया। इसी ऐलान के बाद ही चीन का वो फेमस मल्टी लेवल एक्शन प्लान सामने आया। जी, और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ था एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना। चीन ने यह समझा कि सिर्फ बीजिंग की सड़कों पर पानी छिड़कने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। उन्होंने जिंग जिन जी नाम की एक एकीकृत योजना बनाई। अच्छा, तो जिंग बीजिंग के लिए, जिन तियानजिन के लिए और जी हेबे प्रांत का पुराना नाम है। मतलब नामों में ही पूरी योजना छिपी है। एकदम सही पकड़ा। उन्होंने बीजिंग के साथ साथ उसके पड़ोसी बड़े शहर तियानजिन और पूरे हेबे प्रांत को एक सिंगल यूनिट माना। संदेश साफ था, एक शहर को एक द्वीप की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसकी तुलना हम दिल्ली और एनसीआर से कर सकते हैं। मतलब सीधी भाषा में कहें तो दिल्ली की हवा के लिए सिर्फ दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा और पंजाब में जलने वाली पराली का धुआं भी आता है, यूपी की फैक्ट्रियों का धुआं भी आता है, और उन पर दिल्ली का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, चीन में प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिया और 28 शहरों के मेयर लाइन में लग गए। यहाँ तो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री एक मीटिंग के लिए भी मुश्किल से राजी होते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ प्रशासनिक रणनीति नहीं थी, इसके पीछे गहरा विज्ञान भी था। स्रोत बताते हैं कि दिल्ली और बीजिंग दोनों की भौगोलिक स्थिति एक कटोरे जैसी है। ये चारों तरफ से ऊंचे इलाकों से घिरे हैं। और सर्दियों में यहाँ थर्मल इन्वर्जन नाम की एक प्रक्रिया होती है। जी। एक मिनट, आपने कहा कि शहर एक कटोरे जैसा है और सर्दियों में उस पर एक ढक्कन लग जाता है। ये तो सुनने में ही डरावना लग रहा है। ये ढक्कन किस चीज का होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। आमतौर पर हम जितना ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, हवा उतनी ठंडी होती जाती है। ठीक। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और प्रदूषण को अपने साथ ले जाती है। लेकिन सर्दियों की रातों में जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे उसके पास की हवा भी बहुत ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की हवा की परत गर्म रहती है। अच्छा, मतलब स्थिति उलट जाती है। बिल्कुल। ये उल्टी स्थिति, नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा, एक अदृश्य ढक्कन की तरह काम करती है। ये शहर के सारे धुएं और कोहरे यानी स्मॉग को उसी कटोरे में फंसा देती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती। समझ गया। तो बीजिंग ने समझा कि इस भौगोलिक चुनौती से निपटने के लिए पूरे कटोरे यानी पूरे क्षेत्र पर एक साथ काम करना जरूरी है। जी। बाद में उन्होंने इस मॉडल को 2+26 स्ट्रैटेजी के तहत 28 शहरों तक फैलाया। वाह, तो पूरे इलाके को एक साथ देखना, ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन ये तो सिर्फ मैनेजमेंट की बात हुई। असली सवाल तो यह है कि प्रदूषण पैदा करने वाली चीजों का क्या किया गया है। मेरा अंदाजा है कि लिस्ट में सबसे ऊपर कोयला ही होगा। बिल्कुल सही अंदाजा है। कोयला ही सबसे बड़ा विलन था और चीन ने उस पर सीधा वार किया। उन्होंने पहचाना होगा कि कोयले का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है। जी, 3 मुख्य जगहों पर, घरों को गर्म करने के लिए, स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों में, और सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स में, जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है। और इन थर्मल पावर प्लांट्स की चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो तो बहुत जहरीला होता होगा। उसे तकनीकी भाषा में फ्लू गैस कहते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और यही SO2 जब हवा में जाकर पानी से मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो एसिड रेन का कारण है। एकदम सही। और ये एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा इमारतों और फसलों दोनों को बर्बाद कर देती है। तो चीन ने इसका क्या समाधान निकाला? उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को देश के सभी पावर प्लांट्स के लिए अनिवार्य कर दिया, जिसका नाम है FGD यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। FGD, इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बहुत सरल है। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक यानी अम्लीय गैस है। स्कूल में हमने पढ़ा है कि अगर आप एसिड में बेस यानी क्षार मिला दें तो वो न्यूट्रल हो जाता है। मतलब उन्होंने उस जहरीली गैस में चूना मिलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। चूना एक सस्ता और बहुत प्रभावी बेस है।
उन्होंने चिमनियों के अंदर ही एक सिस्टम लगाया जो निकलने वाले धुएं पर छूने का छिड़काव करता है, जिसे स्क्रबिंग कहते हैं। और उससे होता क्या है? इससे सल्फर डाइऑक्साइड न्यूट्रल होकर एक सॉलिड वेस्ट बन जाता है, जिसे बाद में कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन एक मिनट, पूरे देश के पावर प्लांट्स को एक नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए मजबूर करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। इन कंपनियों ने विरोध नहीं किया? ये तो बहुत खर्चीला सौदा है। बहुत अच्छा सवाल है। विरोध तो हुआ था, लेकिन यहीं पर चीन की टॉप डाउन अप्रोच काम आई। सरकार ने सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि 2 रास्ते दिए। अच्छा। पहला, जो प्लांट एफजीडी लगाएंगे उन्हें सरकार आर्थिक मदद और सब्सिडी देगी, और दूसरा, जो नहीं लगाना चाहते वो कोयला छोड़कर मीथेन गैस यानी सीएनजी या पीएनजी पर शिफ्ट हो जाए, जिसके लिए भी सरकार ने मदद की। मतलब आपके पास बहाना बनाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, या तो ये करो या वो करो। एग्जैक्टली। कोयले के बाद तीसरा बड़ा हमला हुआ परिवहन पर, और यहाँ चीन का सिद्धांत तो और भी दिलचस्प था। सप्लाई पहले, डिमांड बाद में। जी, उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवी खरीदने से पहले पूरे देश में चार्जिंग का एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने लगभग 1 करोड़ चार्जिंग स्टेशन बनाए। 1 करोड़? मजाक करें? ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। मतलब आप कहीं भी हो, आपको पास में चार्जिंग स्टेशन मिल ही जाएगा। रेंज एंग्जाइटी का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। यही नहीं, उन्होंने बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी शुरू की। मतलब आपको घंटों तक गाड़ी चार्ज करने की जरूरत नहीं। आप स्टेशन पर जाएं, अपनी डिस्चार्ज बैटरी दें और 2 मिनट में एक फुल चार्ज बैटरी लेकर निकल जाएं। जी, और बाद में इस पूरी प्रक्रिया को रोबोट्स के जरिए पूरी तरह ऑटोमेटिक भी कर दिया गया। और जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, तब वे अपनी आक्रामक नीतियां लेकर आए होंगे। ठीक समझे। पेट्रोल कार खरीदने के लिए लॉटरी सिस्टम लागू कर दिया गया। मतलब आप पैसा होने पर भी आसानी से पेट्रोल कार नहीं खरीद सकते। और ईवी पर? वहीं दूसरी तरफ ईवी खरीदने पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी, और तो और ईवी बनाने वाली कंपनियों को सस्ती जमीन, आसान लोन और भारी सब्सिडी दी गई। नतीजा ये हुआ कि चीन का बाजार अच्छी और सस्ती ईवी से भर गया। ठीक है, तो रीजनल प्लान हो गया, कोयले पर लगाम लग गई और गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गईं। चौथा स्तंभ क्या था? रणनीति का चौथा स्तंभ था सख्त शासन और जीरो टॉलरेंस वाली जवाबदेही। मतलब? एक केंद्रीय टीम बनाई गई जिसे सुप्रीम पावर्स दी गई। उनका काम सिर्फ निरीक्षण करना और नियमों को जमीन पर सख्ती से लागू करवाना था। मतलब अगर किसी शहर में प्रदूषण के टारगेट पूरे नहीं हुए तो वहां के मेयर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता था। क्या सच में उनकी नौकरी जा सकती थी? नौकरी जाना तो छोटी बात है, कई मामलों में तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। जवाबदेही बिल्कुल साफ थी, काम नहीं तो कुर्सी नहीं। इस डर ने स्थानीय प्रशासन को 24 घंटे काम करने पर मजबूर कर दिया होगा। यकीनन। और पांचवां और शायद सबसे दूरदर्शी कदम था शिक्षा। शिक्षा? प्रदूषण कंट्रोल में शिक्षा का क्या रोल? जी, उन्होंने 5वीं से 12वीं कक्षा तक के हर छात्र के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, प्रदूषण और कचरा प्रबंधन पर एक चैप्टर पढ़ना कंपल्सरी कर दिया। वाह, ये सिर्फ आज की समस्या को नहीं सुलझा रहा, ये तो भविष्य की नींव रख रहा है। मतलब अगली पीढ़ी जब बड़ी होगी तो उनके लिए पर्यावरण एक मुद्दा नहीं बल्कि एक आदत होगी। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे संक्षेप में समझूं तो चीन ने 5 बड़े दांव खेले। पहला, समस्या को एक शहर का नहीं पूरे इलाके का माना। दूसरा, सबसे बड़े दुश्मन यानी कोयले पर टेक्नोलॉजी से वार किया। तीसरा, लोगों को ईवी खरीदने को कहने से पहले खुद उनके लिए पूरी सुविधा बना दी, मतलब सप्लाई पहले। चौथा, अफसरों की सीधी जवाबदेही तय की, मतलब काम नहीं तो कुर्सी नहीं। और पांचवा, अगली पीढ़ी को बचपन से ही तैयार करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ नियम नहीं, एक पूरी सोच लगती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। और इन सभी कोशिशों का नतीजा दुनिया ने ओलंपिक के दौरान देखा। बीजिंग का आसमान बिल्कुल साफ नीला था, AQI 100 के नीचे था, और इस शानदार बदलाव को दुनिया ने नाम दिया ओलंपिक ब्लू। एयरपोकेलिप्स से ओलंपिक ब्लू तक का ये सफर वाकई असाधारण था। जी। तो अब सबसे बड़ा और $1 मिलियन सवाल, क्या भारत, खासकर दिल्ली, इस मॉडल को हूबहू कॉपी कर सकता है? यहीं पर असल चुनौतियां सामने आती हैं। हमारे तुलनात्मक अध्ययन साफ तौर पर बताते हैं कि दोनों देशों में जमीनी स्तर पर बड़े अंतर हैं। सबसे बड़ा अंतर तो शायद शासन व्यवस्था का ही है। बिल्कुल। जैसा आपने पहले भी कहा, चीन में एक दलीय टॉप डाउन व्यवस्था है, जहां एक आदेश ऊपर से आता है और नीचे तक बिना किसी सवाल के सख्ती से लागू होता है।
इसके विपरीत भारत में एक संघीय और खंडित शासन प्रणाली है, जहां केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच जिम्मेदारियां और अधिकार दोनों बटे हुए हैं। इससे एक जैसी तेज कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी कुछ अपनी अनोखी समस्याएं भी हैं जो शायद चीन में उस स्केल पर नहीं थीं। जैसे कि ग्रामीण घरों में बायोमास यानी उपले और लकड़ी का जलना, जो आज भी भारत में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। चीन ने जब प्रदूषण से लड़ना शुरू किया, तब तक वो लगभग हर घर में बिजली और गैस पहुंचा चुका था। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए वो प्रदूषण फैलाने वाले छोटे प्लांट्स और घरों के कोयले वाले चूल्हों को आसानी से बंद कर सकता था। भारत में आज भी ऊर्जा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। आप किसी गरीब परिवार को ये नहीं कह सकते कि आप लकड़ी जलाना बंद कर दो, जब तक आप उसे उसका सस्ता और सुलभ विकल्प ना दें। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ सीख ही नहीं सकते। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत तुरंत अपना सकता है? निश्चित रूप से। सबसे पहली और बड़ी सीख है एक एकीकृत क्षेत्रीय योजना। वो जिंजी वाली अप्रोच? जी, दिल्ली को अकेले एक इकाई के रूप में देखने के बजाय पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए, जिसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान के शहर भी आते हैं, एक सिंगल शक्तिशाली अथॉरिटी के साथ एक मास्टर प्लान बनाना ही होगा। एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास नियम बनाने और उन्हें लागू करवाने दोनों का अधिकार हो। दूसरी सीख शायद सख्त नियम और उनका पालन करवाना हो सकता है, जिसमें हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। सही। उद्योगों और वाहनों के लिए और भी सख्त उत्सर्जन मानक लागू करना और टेक्नोलॉजी की मदद से ये सुनिश्चित करना कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। स्वच्छ ईंधन जैसे सीएनजी, पीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को और आक्रामक रूप से बढ़ावा देना होगा। और सबसे जरूरी, एक मजबूत निगरानी प्रणाली बनाना और अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय करना। अगर टारगेट पूरे ना हो तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही होगा। हाँ। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि बीजिंग का एयरपोक्लिप्स से ओलंपिक ब्लू तक का सफर किसी चमत्कार या कृत्रिम बारिश जैसे शॉर्टकट का नतीजा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक व्यापक, विज्ञान आधारित, दीर्घकालिक और सबसे महत्वपूर्ण, जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सख्ती से लागू की गई रणनीति का परिणाम था। इसमें वैज्ञानिक योजना, तकनीकी निवेश, सख्त शासन और सामाजिक भागीदारी सब कुछ शामिल था। दाते कहते हैं विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं।